सर अब मैंने आपसे कुछ देर पहले ही बात बोली कि थ्रेट फ्रॉम अ न्यू एंट्रेंट बाकी सारी थ्रेट्स को इंक्रीज कर देगा. विद दैट बीइंग सेड, think like an established company. You don't want a new company to enter into your market. So what are the barriers which you can build for to discourage a new entrant? Now with that, having said that, पेपर में ना सवाल ये भी आ सकता है कि वो आपको कुछ कहानी सुनाए और आपको बोले कि आपने ना केस स्टडी में से ये बताना है कि कौन कौन से बैरियर हाई हैं. तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बैरियर्स का ना होना इट्स गुड फॉर यू, एंड इफ यू आर एन ओल्ड बिजनेस तो आपको ये बैरियर्स पे काम करना है. आइए बारी बारी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप. बैरियर नंबर 1 इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद ये है कि जो पुरानी कंपनी होती है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा मार्केट शेयर होता है, सो दे ऑलरेडी हैव अ ह्यूज वॉल्यूम. बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम, क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होती है. तो क्योंकि उनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होती है तो वो इस कॉस्ट एडवांटेज के साथ नए एंट्रेंट को जो है वो बीट कर सकते हैं. क्योंकि नया एंट्रेंट जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, अगर वो अपनी जगह प्राइस कम करके बनाने की कोशिश करता है तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम है, वो अपनी प्राइस को कम करके प्रॉफिट कमा के थोड़ा कम प्रॉफिट जो है वो अर्न करके सर्वाइव कर सकती है. लेकिन जो नया एंट्रेंट है उसके पास इतना टाइम होगा नहीं कि वो लॉसेस के अंदर ऑपरेट करे और अपने आप को सस्टेन करा सके. तो अगर एक कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़े स्केल के ऊपर है तो न्यू एंट्रेंट के लिए बड़ी परेशानी है. पेप्सी और कोका कोला इसकी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं. इतने बड़े वॉल्यूम के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं कि जो नया एंट्रेंट होता है वो इनकी कॉस्ट के ऊपर कम्पीट ही नहीं कर सकता. इनफैक्ट अगर वो अपनी प्राइस कम करें और नया एंट्रेंट अपनी प्राइस कम करे तो नया एंट्रेंट तो हो सकता है ब्रेक इवन भी ना कर रहा हो, लेकिन जो पेप्सी और कोका कोला हैं दे वुड स्टिल बी मेकिंग अ प्रॉफिट एट दैट प्राइस. दूसरे के ऊपर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर कोई ऐसा ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसकी ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज्यादा है तो न्यू एंट्रेंट के लिए दिस इज काइंड ऑफ अ बैरियर, क्योंकि वो डिस्करेज हो जाता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. कोई भी नई कंपनी अगर आज की डेट में मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है तो एप्पल का कस्टमर खींचना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि उसकी ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है. पॉइंट नंबर 3, द थर्ड बैरियर इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट. कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर कारोबार स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है. अगर आप किसी दुकान के पास जॉब करते हैं या ठेले पे कोई 2 बंदे जॉब कर रहे हैं और उसका जो ठेले पे 2 बंदे जॉब क्या कर रहे हैं, ठेले पे 2 बंदे खड़े हुए, एक सेठ खड़ा हुआ और एक एम्प्लॉई है, और कल को किसी की बात के ऊपर दोनों के बीच में बहस हो जाए और वो एम्प्लॉई जो है वो सेठ को बोले कि सेठ तुम्हारी नौकरी पे मैं लानत बेचता हूँ, और आगे निकल जाए, तो कल को वो अपना ठेला भी स्टार्ट कर सकता है. 50-60 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है. सिमिलरली अगर आप बाइकिया सर्विस की बात करें या बाइक सर्विस की बात करें, तो मुझे याद पड़ा कि जब ये सर्विस नई नई आई तो मेरा एक स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर क्यों ना हम बहुत सारी बाइक्स ले लें और लोगों को काम पे लगा दें. लेकिन ये आइडिया इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि मसला ये कि आप लोगों को काम पे लगाएंगे तो जो बंदा आपके लिए बाइक चला रहा है उसके लिए नई बाइक लेना आसान काम है. वो 50-60 हज़ार रुपये जमा करके महीने भर में आपकी बाइक को लात मारेगा, आपको बोलेगा अल्लाह हाफिज़ सर, और अपने लिए काम करेगा. ऑल दो अगर आप यही काम करीम की सर्विस में या यूबर में गाड़ियों के साथ करते हैं तो वहाँ भी ये थ्रेट है, लेकिन रिलेटिवली कम है, क्योंकि 20-50 लाख रुपए की गाड़ी के पैसे जमा करना थोड़ा सा मुश्किल है. बट इफ़ यू आर रनिंग एन एयरलाइन तो वहाँ पे पायलट अपने सेठ को ये नहीं बोल सकता कि सर मैं लानत बेचता हूँ आपकी जॉब पर और कल को जाके मैं अपना जहाज़ जो है वो खरीद लूँ. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स बहुत कम होंगे. आप बैंकिंग के अंदर जा रहे हैं, आप रेल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लगा रहे हैं, एयरलाइन खोल रहे हैं, आप कोई बड़ा प्लाजा बिल्डअप कर रहे हैं, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पैसे की ज़रूरत बहुत है. सर चौथा आपके पास है स्विचिंग कॉस्ट. मेरा मशवरा है कि आप इसको नोट करें, हाई स्विचिंग कॉस्ट. अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए दूसरे प्रोडक्ट या दूसरी सर्विस पे स्विच करना महंगा पड़ता है, लाइक गाड़ी चेंज करना फिर आसान है, घर चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इट्स अ हाई स्विचिंग कॉस्ट. पूरा सामान मूव करना है, नया एरिया डिसाइड करना. तो जिस फील्ड में स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है दैट्स अ बैरियर. तो प्लीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी पोटेंशियल टारगेट मार्केट में स्विचिंग कॉस्ट लो है, देन दिस इज नॉट अ बैरियर, दिस इज एन इन्विटेशन फॉर यू. सर पांचवा इसके अंदर है एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि जो मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके साथ एक्सक्लूसिव डील बना लेती है, और वो डील में ये बोलती है कि सही हम आपको एक अच्छे रेट पर आइटम देंगे, लेकिन जहां पर हमारा ब्रांड पड़ा होगा वहां पर आप किसी और के प्रोडक्ट नहीं रखेंगे. जिस तरह बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जो सिनेमास वालों के साथ, जो कि सिनेमा स्केस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनके साथ डील बना लेते हैं कि हमारी मूवीज़ को आप प्रायोरिटी जो है वो देंगे. तो कोई नया प्रोडक्शन हाउस अगर अपनी मूवी बाद में लॉन्च करता है तो उनको अपनी मूवी प्ले करने के लिए सिनेमा ही अवेलेबल नहीं होगा. अब मूव करते हैं सिक्स्थ के ऊपर.
6 में हमारे पास है कॉस्ट एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर। अच्छा, ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ समझें कि एक रेपिटेशन है। उसका रीज़न ये है कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने बात की थी वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन एक फ़र्क है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की। कॉस्ट एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर से मुराद है कि जो पुरानी कंपनी होगी उसके पास ऑलरेडी एक पास्ट नॉलेज एग्जिस्ट करती है, उसके पास पुरानी गवर्नमेंट की सब्सिडीज होंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आज कोई कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करती है तो उसके पास वो बेनिफिट नहीं होंगे जो टेस्ला के पास हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शुरू के दिनों में गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर काम किया हुआ है। प्लस उनके पास इतने कई सालों की नॉलेज होगी, काफ़ी सारी मिस्टेक उन्होंने जो है वो की होंगी, और उनके पास पुराने पैटेंट होंगे जो कि एक्सक्लूसिव होंगे, और नए एंट्रेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, जो 7th वाला है, दैट्स अ टेक्निकल नो हाउ। अक्सर औकात कुछ फील्ड्स के अंदर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जिसकी टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा समझे कि स्कार्स होती है कि नए एंट्रेंट को पता ही नहीं होता कि काम जो है वो किस तरह से करना है। फॉर इंस्टेंस, वी आर ऑल अवेयर ऑफ द कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड यूएस। आप उसे कोल्ड वॉर बोल लें या कुछ और बोल लें, लेकिन एक वॉर तो है, और इस वॉर में एक फ्रंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिक वॉर का है। नाउ वाइल वी आर एट इट, दुनिया भर में जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, शिप्स बन रहे हैं, मिसाइल सिस्टम बन रहा है, वो सब माइक्रोचिप के ऊपर बनता है, और इस माइक्रोचिप प्रोसेसिंग की नॉलेज यूएस के पास है, चाइना के पास नहीं है। एंड इमेजिन अ कंट्री लाइक चाइना जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, एफिशिएंसी है, वो भी इसको अचीव नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट दिस माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि ताइवान जिसके ऊपर फटा है चाइना और यूएस का, दैट्स ऑल्सो वेरी स्ट्रेटेजिक फॉर बोथ द कंट्रीज। चाइना के लिए तो इसलिए है क्योंकि चाइना तो उसे अपना हिस्सा मानता है, यूएस के लिए इसलिए है कि जितने भी सिलिकॉन चिप्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारी की सारी ताइवान में हो रही हैं, विच अफेक्टिवली मीन्स कि इन केस ऑफ अ वॉर, यूएस की जो वॉर इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपके आईपैड, आईफोन, इलेक्ट्रिक कार, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हो रही है और किसी के पास ये स्किल सेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो टेक्निकल नो हाउ का ना होना इज अ बैरियर, और अगर ऐसी कोई टेक्निकल नो हाउ एग्जिस्ट नहीं करती तो दिस इज एन इन्विटेशन, उस फील्ड में न्यू एंट्रेंट बहुत आएंगे। द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट रेगुलेशन। जिस फील्ड के अंदर गवर्नमेंट लॉज और सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको लिए बगैर आप नई बिजनेस में नहीं आ सकते, वहाँ पर बैरियर, ये बहुत बड़ा बैरियर है, वहाँ पे न्यू एंट्रेंट को परेशानी का सामना करना जो है वो पड़ सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री की दोबारा एग्जांपल दूंगा क्योंकि दिस इज़ वन इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्निकल नो हाउ की भी ज़रूरत है, जहाँ पे मैन पावर की भी ज़रूरत है, जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास पैसा हो आप तब भी बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास स्टेट बैंक से लाइसेंस ना मिला, और बैंकिंग लाइसेंस लेना टैक्सी के लाइसेंस लेने जैसा नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच। ये आपके पास पोर्टर 5 फोर्सेस थी, और इस फोर्सेस मॉडल को हमने यूज़ करना है इन कंजंक्शन विद अदर मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। थैंक यू।